मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे आपके बीच वैदिक कालीन समाज के विषय में, सोसाइटी के विषय में। वैदिक कालीन समाज, समाज वैदिक कालीन समाज को हम लोग दो भाग में, दो पार्ट में बांट के अध्ययन करेंगे। दो भाग में सबसे पहला होगा ऋग्वैदिक कालीन समाज। ऋग्वैदिक कालीन समाज और दूसरा होगा उत्तर वैदिक कालीन समाज। और जैसा जानते हैं आप सभी कि 1500 BC से 1000 BC और यह 1000 BC से 600 BC, इसी रूप में हम लोग बात करें दोनों समाज की। सबसे पहले वार्ता करेंगे हम लोग ऋग्वैदिक कालीन समाज के विषय में। ऋग्वैदिक काल और इसे पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, पूर्व वैदिक। और इस पूरे लगभग 500 वर्ष का जो इतिहास है, इसके विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में ऋग्वेद का विवरण मिलता है। और ऋग्वेद के अध्ययन से ये जानकारी मिलती है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज कबायली समाज था, कबीला, ट्राइबल समाज था। कबीला का मतलब होता है कि जिसकी अपनी अर्थव्यवस्था निश्चित नहीं और घुमंतु जीवन, अर्धयायावरीय जिसे कहते हैं, जीवन बिताता हो, तो ये कबीला का संदर्भ होता है। यानी कि आर्य घुमंतु थे, एक जगह टिकते नहीं थे, घूम घूम के अपने जीवन बिताते थे, तो समाज कबायली था। हर समाज का जो मूल इकाई होता है उसे परिवार कहते हैं, परिवार। और ऋग्वैदिक कालीन समाज ग्रामीण समाज थी और इसका मूल इकाई था परिवार, और परिवार को कुल भी कहते हैं, परिवार या कुल। और इसके प्रधान होते थे कुलक, कुलक होते थे, जो आमतौर पर सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़े व्यक्ति परिवार के होते थे। ऋग्वैदिक काल में देखेंगे कि संयुक्त परिवार का प्रचलन था। संयुक्त परिवार यानी कि बहुत सारे संबंधी एक साथ रहते थे, मिलकर रहते थे। और सभी प्रकार के संबंधियों के लिए नप्त्री शब्द का प्रयोग होता था। नप्त्री, मामा, मौसा, चाचा वगैरह वगैरह के लिए लोग नप्त्री शब्द का प्रयोग करते थे। नप्त्री, नप्त्री का प्रयोग करते थे। बहुत सारे संबंधी एक साथ रहते हैं। ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे कि संपूर्ण समाज के विषय में अगर हम लोग बात करें तो समाज में आप देखेंगे कि पूरे समाज में 3 वर्ण का विवरण मिलता है। 3 वर्ण था, यानी कि जाति प्रथा इस समय नहीं था। और इन 3 वर्णों में पहला थे पुरोहित। पुरोहित का मुख्य कार्य अध्ययन अध्यापन करना, फिर समाज में नैतिकता संबंधी दायित्व का निर्वहन करना, धार्मिक कार्य करना, ये ब्राह्मणों या पुरोहितों का कर्तव्य था। दूसरे वर्ण के रूप में सेनानी का विवरण मिलता है। सेनानी का मतलब हुआ तो युद्ध करते थे, प्रशासन में भाग लेते थे, सुरक्षा का दायित्व उनके ऊपर था। ये सेनानी का कार्य होता था। और तीसरे जो प्रमुख वर्ग के रूप में चर्चा मिलती है उसे कहते हैं विश्व। विश्व, विश्व और विश्व का मतलब होता था तो कृषि और पशुपालन संबंधी कार्य करते थे, उन्हें विश्व कहते थे। 3 वर्ण का विवरण मिलता है। समाज में इसके अलावे 4 और वर्गों का विवरण मिलता है। 4 वर्ग
और इन 4 वर्गों में एक प्रमुख वर्ग के रूप में मिलता है दास का विवरण। दास, और दास के विषय में कहा जाता है कि संभवतः आर्यों के आरंभिक शाखा से जुड़े हुए लोग थे, जैसे सुदास, तो आर्यों के आरंभिक शाखा से जुड़े लोग दास थे। दूसरा था दस्यु, दस्यु, और दस्यु पूर्णतः अनार्य थे, और आर्य सबसे ज्यादा घृणा दस्यु से ही करता था। दस्यु से उन्हें कहता था ये लिंग पूजक हैं, लिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, इनकी नाकें चपटी होती है, इनका गाल धसा हुआ होता है, ये झूठ बोलते हैं, तो तरह तरह की लांछना इसके ऊपर आर्यों ने लगाया है। तीसरे जाति के, तीसरे वर्ग के रूप में चर्चा मिलता है असुर। असुर, और असुर का मतलब जो आर्यों के धार्मिक कार्य में बाधा डालते थे। और फिर चौथा था पनी। पनी, और पनी का मतलब पशु चोर होता था, जो पशुओं की चोरी करता था उसे पनी कहते थे। तो ये 4 वर्ग भी ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक काल में समाज में किसी प्रकार की जाति प्रथा का प्रचलन देखने को नहीं मिलता है। ना कोई भेदभाव था, ना कोई छुआछूत था, ना उच्च नीच की भावना थी। सिर्फ आर्य और अनार्य के बीच अंतर था। आर्य अपने को श्रेष्ठ मानते थे और अनार्यों को नीचा दिखाने की चेष्टा करते थे। बाकी रूप में इस समय एक सामंजस्यतापूर्ण समाज का विवरण स्पष्ट होता है, मिलता है। किसी भी समाज की आधी आबादी महिलाओं का होता है, और अगर हम लोग ऋग्वैदिक कालीन समाज की बात करें तो निश्चित तौर पर ऋग्वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक समाज था। लेकिन समाज में महिलाओं का स्थान काफी आदरणीय था, सम्मानजनक था, काफी आदर। अगर हम लोग पूरे भारतीय इतिहास का मूल्यांकन करें तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा आदर हड़प्पा काल में ही देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में महिलाएं काफी आदर प्राप्त करती थी। महिलाएं पुरुष की भांति जनेऊ पहनती थी, गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करती थी। इसके अलावा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अन्य कार्यों में भी काफी चढ़ बढ़ कर महिलाओं की सहभागिता इस समय देखी जा सकती है। ऋग्वैदिक कालीन कुछ विदुषी यानी पढ़ी लिखी महिला के रूप में अपाला, घोषा, विश्वबड़ा, लोपामुद्रा आदि का विवरण मिलता है। यानी कि महिलाएं इस समय पढ़ी लिखी होती थी और अध्यापन कार्य से भी जुड़ी हुई होती थी। महिलाओं का पोजीशन, उनका स्थान काफी ऊंचा था। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं के संदर्भ में अच्छाई के साथ साथ कुछ बुराई भी देखने को मिलता है। जैसे हम देखते हैं कि मरुत की चर्चा मिलती है। मरुत आंधी के देवता के विषय में कल बात किए थे, और एक विवरण मिलता है कि मरुतों ने मिलकर के, मरुत और उनके जो सहयोगी थे, मरुतों ने मिलकर के रोदसी को भोगा, बलात्कार किया उसके साथ। तो कहने का संदर्भ, एक तरफ महिलाओं का स्थान समाज में काफी ऊंचा दिखाई पड़ता है, दूसरी ओर महिलाओं के साथ कुछ भेदभाव का भी विवरण इस समय देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल में समाज में अमाजु प्रथा का प्रचलन था। अमाजु, अमाजु, अमाजु ऐसे महिलाओं को कहते थे जो आजीवन अविवाहित रहती थी, आजीवन अविवाहित। और ऐसी महिलाओं को अपने पिता के घर में संपत्ति में कुछ अधिकार दिया गया है। ऋग्वैदिक कालीन समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग एक समाज की उदारता को दिखाता है। नियोग का मतलब होता है वैसी विधवा महिलाएं जो संतानहीन है,
संतान नहीं है, और संतान की प्राप्ति के लिए अपने निकट संबंधी से अनुमति लेकर के, अगर वे खास करके देवर के साथ या और जो नज़दीकी संबंधी है, शारीरिक संबंध स्थापित करके संतान की प्राप्ति करती थी, इस प्रथा को कहते हैं नियोग प्रथा। नियोग प्रथा का प्रचलन। ऋग्वैदिक कालीन समाज में पहली बार सांकेतिक तौर पर सती प्रथा का प्रचलन मिलता है। सती प्रथा समाज के लिए अभिशाप के समान आने वाले वक्त में लंबे समय तक दिखाई पड़ता है। हालांकि इस समय किसी प्रकार की पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं। ऋग्वैदिक कालीन समाज में अगर बात करें हम लोग खान पान के विषय में, भोजन के विषय में, इस समय के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे, दोनों प्रकार। और शाकाहारी भोजन में जो सबसे प्रिय भोजन था वो था क्षीर पाकनम ओदनम। क्षीर पाकनम ओदनम एक तरह से दूध में आटा को डाल करके, जौ के आटा को डाल करके ये बनता था, खीर के समान होता था, इसे क्षीर पाकनम ओदनम कहते थे। सबसे मुख्य फसल इस समय का जौ और गेहूं था। हालांकि अन्य फसलों का भी विवरण मिलता है, इन प्रकार के फल के विषय में, सब्जी के विषय में, दलहन और तिलहन के विषय में ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन लोग मांसाहारी भी थे, मांसाहारी और मांस भक्षण करते थे, मांस भोजन करते थे। हालांकि ऋग्वेद में मछली और नमक शब्द की चर्चा नहीं मिलती, अब प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी भोजन के विषय में, शाकाहार मांसाहार के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलती है। ऋग्वैदिक कालीन समाज में लोग पुरुष और महिला दोनों वस्त्र और आभूषण के प्रिय होती थी। वस्त्र आभूषण और सिले सिलाए वस्त्र का लोग प्रयोग करते थे। कई प्रकार के वस्त्रों का विवरण मिलता है, जैसे कमर से ऊपर का जो वस्त्र होता था उसे अधिवास कहते थे। कमर से नीचे के वस्त्र को बसस कहते थे। बसस बसस लोग एक आंतरिक अंदरूनी वस्त्र पहनता था, अंदरूनी, उसे नीवी कहते थे। कुछ लोग पगड़ी बांधते थे, जिसे उसनीन कहते थे। फिर धोती, चादर वगैरह वगैरह वस्त्रों का इस समय प्रचलन था। आभूषण के विषय में आप ये जाने, महिला और पुरुष दोनों आभूषण की प्रिय होती थी। खासकर महिलाएं आभूषण की अधिक प्रिय होती थी, प्रेमी होती थी। और गले का हार जिसको निष्क कहते थे, निष्क। फिर कान की बाली जिसको प्राक्त कहते थे, प्राक्त। हाँ, और कान में झुमका भी पहनती थी, जिसे कर्ण शोभन कहती थी, कर्ण शोभन। फिर मांग टीका महिलाएं पहनती थी, जिसे कुरीर कहती थी। और इसके अलावे बाजूबंद, डरकस, पाजेब, कमरबंद जो होता है, तो इस प्रकार से तरह तरह के आभूषण का वो प्रयोग करती थी। पुरुष कुंडल भी पहनते थे, पुरुष बाल रखते थे, दाढ़ी मूछ बनाते भी थे, क्योंकि अस्तुरा का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। तो इस प्रकार से वस्त्र आभूषण उस समय का एक प्रमुख समाज में प्रचलन दिखाई पड़ता है। किसी भी समाज का एक प्रमुख लक्षण होता है आमोद प्रमोद, यानी कि मनोरंजन। मनोरंजन जीवन का एक बड़ा साधन होता है, मनोरंजन। और अगर बात करें हम लोग मनोरंजन के विषय में, तो ऋग्वैदिक काल में रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा का खेल, नृत्य, संगीत, नाटक आदि माध्यम से लोग करते थे मनोरंजन। और इस प्रकार पूरा समाज एक सिस्टम से चलता था। और मृत्यु के बाद आमतौर पर व्यक्ति यानी कि शव को, डेड बॉडी को जलाने का सर्वाधिक प्रचलन था। तो समग्र रूप से ऋग्वैदिक कालीन ये समाज था।
अब बात करेंगे हम लोग उत्तर वैदिक कालीन समाज, उत्तर वैदिक कालीन। और उत्तर वैदिक कालीन समाज अर्थात 1000 BC से 600 BC के बीच का जो काल है, उत्तर वैदिक काल, बहुत बड़ा बदलाव आ गया, व्यापक बदलाव। और इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण था आर्य अब अस्थायी तौर पर एक जगह रहने लगे, उनका घुमंतु जीवन समाप्त हो गया। अब वो कबीला परिवर्तित हो गया गांव में, ग्राम में। हाँ, बड़े बड़े गांव का विकास होने लगा, लोग अस्थायी तौर पर एक जगह रहने लगे। तो इस प्रकार से निश्चित तौर पर उनके जीवन में, उनके समाज में बदलाव आना तय। उत्तर वैदिक काल में समाज में जाति प्रथा का प्रचलन आरंभ हो गया, जाति प्रथा। हालांकि पहली बार देखेंगे ऋग्वेद के 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में जाति प्रथा का विवरण मिलता है और 4 जाति का स्पष्ट उल्लेख है। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। तो ये 4 जाति का विवरण इस समय मिलता है। और इस जाति का स्थान जन्म आधारित हो गया, न कि कर्म आधारित। यहाँ बता दें आपको हम, ऋग्वैदिक काल जो समाज था वो कर्म आधारित था, यानी कि आपका जन्म किसी भी कुल में, किसी भी परिवार में हुआ है, आप जो पेशा अपनाएंगे आपका वो वर्ण हो गया, कर्म के हिसाब से वर्ण तय होता था। और इसीलिए ऋग्वेद के 9वां मंडल में बड़ा अच्छा एक वाकया देखने को मिलता है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, और मेरी माता चक्की चलाने वाली साधारण महिला है, और हम सभी मिल करके एक साथ रहते हैं। यानी कि दिखाता है कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग पेशा को अपना करके अलग अलग वर्ण के रूप में अपना नाम दर्ज कराते हैं। इस प्रकार का वो समाज था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसमें बदलाव आ गया। अब आप कर्म कुछ भी करें, जिस परिवार में, जिस जाति में आपका जन्म हुआ है, आप उसी जाति के बनकर रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कर्म समाप्त, जन्म आधारित समाज का निर्माण उत्तर वैदिक काल में पहली बार होता है। ऊपर के जो 3 जाति थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इसे द्विज कहते थे। द्विज का मतलब होता है जिसका 2 बार जन्म हो। और 2 बार जन्म का मतलब हो गया जनेऊ धारण। पहला तो जन्म हुआ, दूसरा जनेऊ, जब वो जनेऊ पहनते थे, यह भी एक जन्म ही होता है। और 3 जातियों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को जनेऊ पहनने का अधिकार मिला, यानी कि द्विज हो गए, और शूद्रों को अधिकार नहीं दिया गया। ऊपर के 3 जातियों के लिए ये तय किया गया कितने वर्ष की आयु में और किस चीज का जनेऊ पहनेगा। बड़ा विधि विधान पूर्वक इस समय आप देखेंगे इन जातियों के लिए अलग अलग एक संस्कृति का प्रावधान किया। 4 जाति की बात हम किए, और इन चारों जातियों के अब कर्म तय कर दिए गए। आप जिस जाति में जन्म लिए हैं, आप वही कर्म करेंगे, उसी पेशा को अपनाएंगे। ब्राह्मणों का दायित्व अध्ययन अध्यापन करना, धार्मिक कार्य करना, राजा को सलाह देना, इस प्रकार के कार्य ब्राह्मण करते थे। क्षत्रियों का मुख्य कार्य बताया गया कि शासन प्रशासन करना, समाज की रक्षा करना, युद्ध लड़ना। इस प्रकार से क्षत्रिय का ये कर्तव्य हो गया। और वैश्य के लिए कहा गया कि आप कृषि और व्यापार करेंगे। कृषि और व्यापार दायित्व वैश्य पर था, सभी प्रकार के टैक्स ही पे करते थे। और चौथा, शूद्र के विषय में बात किए तो ऊपर के 3 जातियों की सेवा करना ये शूद्रों का कर्तव्य था। और इसीलिए शतपथ ब्राह्मण में इनके लिए अन्यस्य प्रेष्य नाम आया है। अन्यस्य प्रेष्य
शूद्रों के लिए नाम आया। हालांकि समाज में कोई छुआछूत नहीं था, बहुत बड़ा कोई भेदभाव दिखाई नहीं पड़ता है। किसी प्रकार से उत्तर वैदिककालीन समाज के भीतर भी वैमनस्यता दिखाई नहीं पड़ता है, यानी एक सामंजस्यतापूर्ण समाज उत्तर वैदिक काल में भी दिखाई पड़ता है। सिर्फ जाति प्रथा इस समय एक अलग व्यवस्था के रूप में शामिल। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के स्थान में, महिलाओं के पोजीशन में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के पोजीशन में, उनके स्थान में गिरावट। अब महिलाओं को भोग विलास का साधन माना जाने लगा। गार्गी संहिता है, और गार्गी संहिता में महिला की तुलना किया गया है जुआ के साथ, शराब के साथ। इस प्रकार की जो सामाजिक बुराइयां होती है, इसके साथ महिलाओं की तुलना की गई है। हालांकि उत्तर वैदिक कालीन समाज में भी पढ़ी लिखी महिलाओं का विवरण मिलता है। गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्वा, इस प्रकार की महिलाएं काफ़ी पढ़ी लिखी थी और बड़े बड़े डिबेट में भी भाग लेती थी। महिलाएं डिबेट भी करती थी, खास के गार्गी डिबेट में सबसे ज़्यादा वर्चस्व प्राप्त की हुई थी। उत्तर वैदिक काल में सती प्रथा जोर पकड़ने लगा। अथर्ववेद में पहली बार इसके विषय में स्पष्ट तौर पर जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में संकेत में, उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट तौर पर सती प्रथा, और समाज से प्रोत्साहित भी करने लगा। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को जनेऊ पहनने का जो अधिकार था, इसे रोक दिया गया। गुरुकुल में महिलाएं अब नहीं पढ़ सकती थी। इस प्रकार से महिलाओं के साथ भेदभाव की शुरुआत उत्तर वैदिक काल से दिखाई पड़ता है। उत्तर वैदिक काल में भी नियोग प्रथा का प्रचलन रहा। साथ में महिलाओं के लिए और भी कई व्यवस्था का विवरण मिलता है। अगर बात करें हम लोग वस्त्र और आभूषण का, तो करीब करीब ऋग्वैदिक कालीन समाज में इस प्रकार से हम लोग वस्त्र और आभूषण के विषय में अध्ययन करते हैं, वो तमाम चीज़ उत्तर वैदिक काल में भी दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार का मनोरंजन का साधन भी इस समय था, खान पान भी उसी प्रकार के थे। हाँ, इतना अवश्य है उत्तर वैदिक कालीन समाज में मछली और नमक का भी प्रचलन था। इसका स्पष्ट तौर पर संकेत मिलता है। उत्तर वैदिक काल में समाज और व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई कई और बातों का विवरण देखने को मिलता है। जैसे समाज में विवाह एक सामाजिक दायित्व होता है। विवाह और विवाह का मुख्य उद्देश्य होता है संतान की उत्पत्ति। इसी से सृष्टि आगे बढ़ेगा। अगर विवाह ना हो, संतान उत्पत्ति ना हो, सृष्टि का विकास रुक जाएगा। और ब्रह्मा ने जिस सृष्टि का निर्माण किया, वो सृष्टि बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, चलता रहे, तो धर्मानुकूल इसे माना गया है। उत्तर वैदिक काल में विवाह एक पवित्र संस्कार के रूप में समाज में देखने को मिलता है। विवाह का उद्देश्य संतान की उत्पत्ति। लेकिन विवाह के संदर्भ में यहाँ एक बात स्पष्ट कर दें हम, उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह का विवरण मिलता है। अश्वालयन गृह सूत्र में विवरण मिलता है कि 8 प्रकार के विवाह होते थे। 8 प्रकार के विवाह: ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह। तो ये 4 प्रकार के विवाह उस सामाजिक मान्यताएं थी। और 4 प्रकार के और विवाह होते थे, उसको सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं थी। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह होता था। इसके अलावा राक्षस विवाह,
फिर पिशाच विवाह, और इसके अलावे भी समाज में कुछ और प्रकार के विवाह की चर्चा मिलती है, यानी कि 8 प्रकार के विवाह। तो 4 को मान्यता प्राप्त थी और 4 को मान्यता प्राप्त नहीं थी। उत्तरवादी काल में अंतरजातीय विवाह के ऊपर प्रतिबंध लग गया। अब अपने जाति में ही आप विवाह करें, अगर पर जाति में विवाह करते हैं आपके संतान को सामाजिक मान्यता नहीं मिलेगी। और इसीलिए 2 प्रकार के विवाह का उत्तर वैदिक काल में विवरण मिलता है अलग से। एक था अनुलोम विवाह, दूसरा प्रतिलोम विवाह। अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम वैसे विवाह को कहते थे, इस विवाह में उच्च जाति के पुरुष होते थे और निम्न जाति की महिलाएं होती थी। उच्च जाति के पुरुष और निम्न जाति की महिला के बीच जो विवाह होता था उसे अनुलोम विवाह कहते थे। और प्रतिलोम विवाह इसके ठीक विपरीत, उच्च जाति की महिला और निम्न जाति के पुरुष। लेकिन दोनों प्रकार के विवाह से जो संतान उत्पन्न होते थे उसको एक अलग उपजाति मिलता था, वो इन 4 जाति में नहीं आते थे। यानी कि अंतरजातीय विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए इस प्रकार से अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का विवरण मिलता है। उत्तरवैदिक काल में गोत्र प्रथा का पहली बार विवरण मिलता है। गोत्र का मतलब 2 रूप में होता है। ये पहला होता है एक आदि पुरुष से जो चला उनका श्रृंखला, उनका वंशज, जैसे कश्यप मुनि से काश्यप पुत्र, पराशर ऋषि से पराशर पुत्र, वत्स ऋषि से वत्स गोत्र। इस प्रकार से कहा जाता है गोत्र प्रथा। और दूसरे रूप में कहते हैं कि जिन लोगों का गाय एक साथ एक खूंटा में बांधा जाता था वो एक गोत्र के हो गए, एक गोत्र। और बड़ा एक साइंटिफिक वैज्ञानिक बात है इस समय देखने को मिलता है कि समान गोत्र में विवाह को वर्जित किया गया। जाति एक होगा, गोत्र 2 होगा। एक गोत्र में विवाह करना बड़ा साइंटिफिक बात है। आज भी देखिएगा समाज में समान गोत्र में विवाह लोग नहीं करते हैं, और इसको चिकित्सकों ने भी ये साबित कर दिया है कि समान गोत्र में विवाह करने से जो संतान प्राप्त होते हैं मंद बुद्धि के होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि तेज बुद्धि का संतान की प्राप्ति हो तो आपको पर गोत्र में, दूसरे गोत्र में विवाह करना चाहिए। इसलिए साइंटिफिक बात है। तो उस समय के ऋषि मुनि कितने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर चलते थे आप समझ सकते हैं। उत्तरवैदिक काल में 16 संस्कार का मिलता है विवरण। 16 संस्कार। और ये 16 संस्कार जो होता था वो गर्भ धारण करने से लेकर के मृत्यु के बाद तक 16 संस्कार, यानी कि हर कर्म के पहले, हर कर्तव्य के पहले, हर दायित्व के पहले एक खास संस्कार का विवरण मिलता है। जीवन को सुलभ बनाने के लिए उत्तर वैदिक काल में पहली बार आश्रम व्यवस्था का प्रचलन किया गया। और पहली बार जवालोपनिषद में 4 आश्रम का मिलता है विवरण। 4 आश्रम। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। संन्यास जन्म से लेकर के 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, अध्ययन अध्यापन कीजिए इस समय। दूसरा गृहस्थ आश्रम, धनोपार्जन कीजिए, विवाह कीजिए, संतान उत्पत्ति कीजिए। 25 से 50 साल का होता था। जब वानप्रस्थ 50 से 75 का होता था, इसमें कहा गया कि लोग परिवार में अपनी सक्रियता को घटाए और अगला जनरेशन जो है उस पर दायित्व आप सौंपिए। चौथा संन्यास आश्रम 75 के बाद शुरू होता था और इसमें गृह त्याग देने
की बात की जाती थी, यह भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था कि कैसे कैसे करीब 100 साल का व्यक्ति का जीवन है तो किस स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ाए। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि वैदिक कालीन जो समाज है वो ऋग्वेद से जब उत्तर वैदिक काल के तरफ आते हैं, बहुत सारा से बदलाव आता है और समाज में भले जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था हर कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी इस समय बोध होता है और इस प्रकार आने वाले समय के समाज का आधार साबित हुआ वैदिक कालीन समाज। बहुत बहुत धन्यवाद।